Okay, now we are going to start with lesson number 12, म्यूचुअल फंड्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है? चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? है ना, नाम से तो ये समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एंड यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग एक क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल ही कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है। और जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन एसएलसीएम में बात करते हैं तो प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। न्यूमेरिकल टाइप मतलब सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन ज्यादातर म्यूचुअल फंड चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने आपको बताया भी था कि हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। एनी रफ आइडिया व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? दो शब्द हैं, म्यूचुअल एंड फंड। क्या समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड से? कहाँ पैसा लगाया जाता है? अच्छा, म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड के बारे में एक लाइन भी सुनी है आपने टीवी पे, है ना? क्या सुना है? म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड आगे वाली लाइन, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। आजकल आपने शायद ये भी बहुत ज्यादा सुना हो कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, शेयर मार्केट की जगह म्यूचुअल फंड में लगाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ज्यादा सेफ है, ठीक है। तो सिर्फ ये आपने सुना है, बट टेक्निकली यू डोंट नो कि म्यूचुअल फंड का मतलब एक्चुअली में पैसा लगाया कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाने के बाद यू विल बी गेटिंग अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड और कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। सबसे पहली चीज तो ये कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मतलब आप शेयर मार्केट में ही पैसा लगा रहे हैं। लोगों को लगता है शेयर मार्केट अलग है, म्यूचुअल फंड अलग है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना रिस्की होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्की नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में भी हम लोग जो पैसा लगाते हैं वो शेयर मार्केट में ही लगा रहे हैं। अब क्यों म्यूचुअल फंड? जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए है और हमें मार्केट की नॉलेज है, तो हमने सोचा अपने 1 लाख रुपए अपनी नॉलेज के हिसाब से हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कम फंड्स हैं। हमने आपसे कहा, आपने कहा मैम अभी तो हमारी कोई इनकम भी नहीं है, हमारे पास 100 रुपीज है और हम शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये 100 रुपए लेके हम शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू ही ज्यादा होती है। दूसरी चीज, हमारे पास नॉलेज भी नहीं है कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। आप सबके पास 100 रुपए थे, लेकिन क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत कम है, और दूसरी चीज आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपने हमसे कहा कि हमारे ये 100 रुपए मिला के आप इकट्ठा कर लीजिए, और क्योंकि आपको मार्केट की नॉलेज है तो आप पैसा मार्केट में लगा दीजिए। अब हमने आप सारे लोगों से 100 रुपए इकट्ठा करे और अपने पास एक फंड बना लिया, और फिर अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने ये पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। शेयर मार्केट में हमने जो भी पैसा लगाया उससे रिटर्न जनरेट हुआ, और वो रिटर्न जो जनरेट हुआ हमने वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्या हुआ? दिस इज व्हाट इज नोन एज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का बेसिक मतलब होता है म्यूचुअली सब लोग आपस में अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को मिला करके एक फंड बना ले और उस फंड को शेयर मार्केट में ही लगाएं। नॉर्मल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में फर्क क्या है? नॉर्मल जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप डायरेक्टली लगा रहे हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप पैसा लगाते हैं तो पहली चीज, आपने सिर्फ कितना रुपया लगाया? 100 रुपए, और आपने पैसा शेयर मार्केट में लगाया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं लगाया, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू लगाया। अब ऐसे सोच के देखिए, किसी एक पर्सन ने 1 लाख रुपया शेयर मार्केट में लगाया और दूसरे लोगों ने, आप लोगों ने 100 रुपए मिला करके एक 1 लाख का फंड बनाया और वो शेयर मार्केट में लगा। आपके हिसाब से रिस्क किसमें ज्यादा है, डायरेक्टली शेयर मार्केट में लगाने में या म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाने में? डायरेक्टली आपने 1 लाख रुपए मार्केट में लगाया, अगर वो पैसा डूब गया तो आपका पूरा का पूरा 1 लाख रुपए चला गया। म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाने में एक सबसे पहला चीज ये है कि आपने 1 लाख रुपए लगाए नहीं थे,
आपने सिर्फ कितने रुपए लगाए थे? 100 रुपए। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम था। दूसरी चीज, आपने एक एक्सपर्ट के थ्रू पैसा लगाया। आप अपनी नॉलेज के हिसाब से लगाते तो शायद गलत हो जाता, क्योंकि आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है। लेकिन आपने स्पेसिफिकली एक एक्सपर्ट को पैसा दिया, उस एक्सपर्ट ने अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा लगाया, तो ये पैसा डूबने के चांसेस कम है। डूब सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो भी पैसा लग रहा है वो रिस्क तो है ही उसमें, लेकिन क्योंकि आपने सोच समझ के पैसा लगाया है, इसलिए इसके डूबने के चांसेस कम है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जब पैसा लगाया जाता है तो डाइवर्सिफाई हो जाती है रिस्क। डाइवर्सिफाई मतलब एक पर्सन ने 1 लाख रुपए अकेले लगाया तो पूरी 1 लाख की रिस्क उसके ऊपर है। आप लोगों ने भी 1 लाख लगाया, लेकिन अकेले नहीं लगाया, 100 रुपए सबने मिलाए, तो आपकी रिस्क 1 लाख की थोड़ी ना हुई, आपकी रिस्क सिर्फ कितने रुपए की हुई? 100 रुपीज की। दैट इज वाई ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाना सेफ है। तो अगर हम लोग इसकी मेथोडोलॉजी समझें तो देखिए जरा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ये अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, जैसा अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, इनके पास बहुत कम अमाउंट है, 100 रुपए का छोटा छोटा अमाउंट है। इन सारे लोगों ने मिलके अपने 100 रुपए इकट्ठा करके क्या बना लिया? एक फंड। इस फंड में ये सबके 100 रुपए इकट्ठा हो गए, और इस फंड ने ये पैसा लगा दिया कहाँ? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट का मतलब क्या हो गया? वही शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए। नाउ शेयर मार्केट से जो रिटर्न आया, वो रिटर्न फंड ने इन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज हाउ द म्यूचुअल फंड्स वर्क। अभी सिर्फ एक बहुत रफ सा स्ट्रक्चर बताया है, अभी इसके अंदर की चीजें भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि ये सारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, इन सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा मिला करके किसको दे दिया? फंड को, और फंड ने पैसा कहाँ लगा दिया? शेयर मार्केट में। ये फंड ही क्या है? दिस फंड इज नोन एज द म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब फायदा क्या हुआ? सबसे पहला फायदा ये हुआ कि इन लोगों ने सिर्फ 100 रुपीज लगाए थे, बहुत सारा पैसा नहीं लगाया था, छोटा छोटा अमाउंट दिया था। ठीक है, दूसरी चीज, ये पैसा इन्होंने फंड को दिया, और फंड एक्सपर्ट है, फंड को ये नॉलेज है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए, और इसलिए इस सिस्टम में द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज लेस। क्या हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में देयर इज नो रिस्क? रिस्क है, लेकिन कम है। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, अगर शेयर मार्केट पूरा ही बैठ गया, सारे शेयर्स के प्राइसेस डाउन हो गए, तो म्यूचुअल फंड भी तो डाउन ही हो जाएगा अल्टीमेटली। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि वो लाइन क्या बोलता है? म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि अरे म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप पैसा लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसमें भी रिस्क है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली पैसा लगाते तो ज्यादा रिस्क होती, हाँ अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा रहे हो तो रिस्क का एलिमेंट कम है। तभी देखिए आजकल लोग ज्यादातर सजेस्ट करते होंगे, आपने भी घर पे सुना होगा कि आपके यहाँ कोई आ रहा है, वो यही एडवाइस करता है, म्यूचुअल फंड में लगाइए पैसा, म्यूचुअल फंड में लगाइए, बहुत सेफ है। बहुत सेफ है, लेकिन 100% सेफ नहीं है। दूसरी चीज, लोग क्यों म्यूचुअल फंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए पैसा होना भी चाहिए, लेकिन जो मिडिल इनकम ग्रुप होते हैं, जिनके पास फिक्स्ड इनकम होती है, उनके लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाना ज्यादा बेटर है कि म्यूचुअल फंड का ऑप्शन। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड का ही एक सिस्टम होता है SIP, शायद आपने सुना हो। कई बार आप बैंक्स वगैरह जाते हो तो वहां एडवर्टाइजमेंट भी लगा रहता है, SIP खुलवा दीजिए। SIP इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये समझो क्या है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब? आप लोगों की फिक्स्ड सैलरी थी, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए सैलरी आती है, तो हमने आपसे कहा आप एक काम करो, म्यूचुअल फंड में एक बार में पैसा लगाने की बजाय 500-500 रुपए हर महीने दे दिया करो। अब अगर हम आपसे कहते 10,000 रुपए इकट्ठा दो तो आपके लिए दिक्कत होती। हमने कहा आप कुछ ना करो, आप अपनी इनकम से हर महीने की SIP बांध दीजिए। SIP बांधने का मतलब 500 रुपीज पर मंथ आप हमें देते जाइए, ये पैसा आप हर मंथ हमें देते जाएंगे, फंड में कलेक्ट होता जाएगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता जाएगा। इससे लोगों को भी ईजी रहता है, भाई दे कैन इन्वेस्ट 500 वेरी इजीली। तो 500 की भी SIP होती है, 1000 की भी होती है, कुछ लोग ज्यादा अमाउंट 5-5 हजार की भी SIP कराना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, डिपेंडिंग अपॉन योर फंड्स अवेलेबिलिटी,
हम लोग एक सर्टेन अमाउंट म्यूचुअल फंड में दे सकते हैं. ओके, सो दिस इज द फुल सिस्टम जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं. वो इन्वेस्टर्स पैसा क्यूमुलेट करके किसको देते हैं? फंड को. और म्यूचुअल फंड वो पैसा लगा देता है शेयर मार्केट में. ओके, शेयर मार्केट से रिटर्न जनरेट होता है और वो रिटर्न म्यूचुअल फंड कंपनी किसको दे देती है? इन्वेस्टर्स को. पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, फाइन. अब इसी का ही एक और एडिशनल वर्जन देखिए. अभी तक तो हमने सिर्फ आपको ये बताया कि सिस्टम क्या होता है. अब हम लोग ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी क्या क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे. ओके, ये इन्वेस्टर्स हैं, ये म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है. म्यूचुअल फंड जो होता है, इसको जो बनाता है उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्सर. स्पॉन्सर मीन्स द पर्सन हु हैज स्टार्टेड द म्यूचुअल फंड. सिर्फ अंडरस्टैंड करना, कुछ मत लिखिएगा, ठीक है. आई विल गिव यू टाइम, आप नोट डाउन कर लेना. फाइन, तो सिर्फ अंडरस्टैंड करना. स्पॉन्सर वो पर्सन होता है जिसने म्यूचुअल फंड बनाया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें रिलायंस म्यूचुअल फंड, तो रिलायंस म्यूचुअल फंड किसने बनाया है? रिलायंस कंपनी ने. ठीक है, तो जिसने म्यूचुअल फंड, आज रिलायंस कंपनी कहती है कि भाई हम बहुत सारी अलग अलग फील्ड में बिजनेस करते हैं, हम अपना म्यूचुअल फंड भी खोलना चाहते हैं. तो रिलायंस कंपनी ने अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया और उसका नाम रख दिया रिलायंस म्यूचुअल फंड. तो इस म्यूचुअल फंड को बनाया है जिसने, वो कौन होता है? स्पॉन्सर. एनी डाउट इन स्पॉन्सर? अब इस म्यूचुअल फंड के मैकेनिज्म में 3 और पार्टीज होती हैं. ठीक है, एक होता है एएमसी, जिसको हम लोग कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी. इज इट विजिबल? ऐसे कर लें तो समझ जाओगे. ठीक है, एएमसी. एक होता है कस्टोडियन और एक होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. ठीक है, ये 3 होते हैं इसके सब पार्टीज. ये जो म्यूचुअल फंड होता है ना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रस्ट. ट्रस्ट समझ गए ना? ट्रस्ट में 3 पार्टीज होती हैं. एक कौन होता है? ऑथर ऑफ द ट्रस्ट. और कौन होता है? ट्रस्टी, जिसके पास भरोसे से वो चीज दी गई है. और फिर कौन होता है? बेनिफिशियरी, जिसके फायदे के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया है. तो यहां पर भी कुछ कुछ वैसा ही सिस्टम है. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कर क्या रहे थे. हम लोग म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं. म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में है क्या? हम लोग डायरेक्टली मार्केट में पैसा लगाने की बजाय हम लोग किसके थ्रू लगा रहे हैं? म्यूचुअल फंड के थ्रू. ये सारे इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्टली मार्केट में पैसा लगाते हैं. ठीक है, लेकिन यहां पर ये डायरेक्टली लगाने की बजाय किसके थ्रू लगा रहे हैं? म्यूचुअल फंड के थ्रू. ये म्यूचुअल फंड बनाया किसने है? स्पॉन्सर ने. और इसके अंदर आती हैं ये 3 अथॉरिटी. नाउ दिस म्यूचुअल फंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट. ये ट्रस्ट क्यों है जरा समझिए. ये ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि इसको स्पॉन्सर ने बनाया है. बताइए किसके लिए? इन्वेस्टर्स. अगर हम आपसे पूछें इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन है? इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो ये एक ट्रस्ट है और इसका एक होगा ट्रस्टी, जिसका काम ये देखना होगा कि म्यूचुअल फंड अपना सारा काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है. एएमसी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी. अभी हम पूरा एक बार फिर से रिपीट भी करेंगे. ठीक है, एएमसी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी. नाउ अंडरस्टैंड, इन्वेस्टर्स ने ये पैसा दे दिया म्यूचुअल फंड को. अब म्यूचुअल फंड ये पैसा कहां लगाए? कौन सी कंपनी में लगाए? कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है? कौन सी कंपनी प्रॉफिट देगी? इक्विटी में लगाना चाहिए, डिबेंचर में लगाना चाहिए, कहां लगाना चाहिए? ये डिसाइड करती है एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी. यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम ये है कि उस पैसे को शेयर मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए. ठीक है, कस्टोडियन. कस्टोडियन नाम से समझ में आ रहा है इनकी कस्टडी में कुछ रखा गया होगा. ठीक है, कस्टोडियन मतलब वो पर्सन जिसकी कस्टडी में रखा गया है. एक्चुअली में ये इन्वेस्टर्स ने जो पैसा दिया है वो पैसा किसकी कस्टडी में रखा जाता है? कस्टोडियन. ठीक है, तो अगर हम ऐसा कहें, इन्वेस्टर्स ने पैसा जमा करा दिया कस्टोडियन के पास. अब उस पैसे को शेयर मार्केट में कहां लगाना है ये बताओ कौन डिसाइड करेगा? एएमसी. ओके, तो कस्टोडियन वो है जहां पर पैसा रखा गया है. ओके, एएमसी वो है जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है. एंड इन्वेस्टर्स के कांटेक्ट में होता है रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार का मतलब, अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को, ये इन्वेस्टर है, इस इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना था,
तो ये किससे कांटेक्ट करेगा? ये कांटेक्ट करेगा रजिस्ट्रार से। ये वो आरओसी नहीं है जो आप समझ रहे हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, आप ऐसे समझ लो, ब्रोकर्स होते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हुआ तो उस कंपनी के रजिस्ट्रार जो होते हैं वो उनको फॉर्म्स देंगे, फॉर्म फिलअप होगा, पैसा आएगा और वो पैसा जमा हो जाएगा कस्टोडियन के पास। तो इन्वेस्टर्स के साथ डीलिंग करने के लिए रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होते हैं, कस्टोडियन होते हैं जिनकी कस्टडी में वो फंड्स होते हैं, एएमसी होती है जो मार्केट में पैसा लगाती है। और ये ओवरऑल जो पूरी पिक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। ठीक है, जो ट्रस्टी होता है इस म्यूचुअल फंड का, उसका काम ये देखना होता है कि एएमसी, कस्टोडियन और रजिस्ट्रार अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। ये कौन देखेगा? ट्रस्टी। और इस पूरे म्यूचुअल फंड को बनाया किसने है? स्पॉन्सर। दिस इज द फुल सिस्टम ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, हम एक बार फिर से पूरी चीज स्टार्टिंग से रिपीट करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे अभी अभी आए हैं प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे थे म्यूचुअल फंड। ठीक है, जो बच्चे सुन चुके हैं और अगर श्योर हैं तो यू कैन राइट इट डाउन व्हाटएवर यू वांट टू। आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग नाउ। म्यूचुअल फंड हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और म्यूचुअल फंड का बेसिक मतलब क्या हुआ। अच्छा पहले सुन ही लो, अब सब अपने अपने में बिजी हो गए। पहले सुन लो फिर लिखना। हाँ, तो म्यूचुअल फंड का बेसिक मतलब हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। हमें पैसा लगाना होता है शेयर मार्केट में। म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट में ही पैसा लगाने का एक तरीका होता है। बस एक तरीका ये होता है कि हम शेयर मार्केट में डायरेक्टली पैसा लगाएं। डायरेक्टली पैसा लगाने का मतलब हमने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए। आपको ये भी पता होगा कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो लॉट्स में खरीदे बेचे जाते हैं। यू रिमेंबर? अब लॉट का मतलब भले ही आपका एक शेयर 100 रुपए का है, लेकिन आप एक शेयर तो खरीद ही नहीं सकते ना, क्योंकि शेयर खरीदे बेचे जाएंगे लॉट्स में। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास पैसा होना चाहिए, फंड्स होने चाहिए। तो हमने आपको एक सिचुएशन बताई कि मेरे पास 1 लाख रुपए था, हम मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। आपने कहा मैम अभी हमारी इनकम नहीं है, हमारे पास 100 रुपए है, लेकिन हम शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। दूसरी दिक्कत हमारी ये थी कि हमारे पास एक तो पैसे कम है, दूसरी चीज हम मार्केट में लगाए कहाँ ये भी नहीं पता कि भाई हमें कौन सी कंपनी में लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी होगी, कहाँ पैसा हमारा अच्छे से मूव करेगा। तो हमने आपसे कहा ठीक है आप टेंशन ना लीजिए, आप लोग अपने 100 रुपए इकट्ठा करिए और हमको दे दीजिए। हमने एक फंड बना लिया और उस फंड में हमने सबके 100 रुपए इकट्ठा करके रख लिए। अब मेरे पास मार्केट की नॉलेज है, मेरे पास मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो हमने वो फंड जो हमने आपके पैसे से क्रिएट किया है उस पूरे फंड को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न आया वो रिटर्न हमने आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस फिनोमेना को कहा जाता है म्यूचुअल फंड। इसका मतलब म्यूचुअल फंड में भी पैसा लग तो रहा है मार्केट में ही, बस डायरेक्टली ना लग के इनडायरेक्टली लग रहा है। इस हिसाब से हमने आपको बताइए, ज्यादा हमने आपको पूछा था अभी सेफर ऑप्शन कौन सा है, डायरेक्टली मार्केट में पैसा लगाना या म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाना। आप अकेले शेयर मार्केट में पैसा लगाते, आपने हमको पैसा दिया, हम शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, बताओ रिस्क किसमें कम है? जिसमें आपने पैसा हमको दिया। आपके पास पैसा था, आप शेयर मार्केट में लगाते तो डुबो देते, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। हमने आपसे कहा पैसा लगाओ, आपने कहा रिलायंस में लगा देते हैं क्योंकि रिलायंस कंपनी का नाम बहुत सुना है, मुकेश अंबानी देखने बहुत अच्छे लगते हैं। ये सोच के आपने पैसा लगा दिया, आपका पैसा डूब गया। लेकिन जब आपने किसी एक्सपर्ट को अपना पैसा दिया तो उसने मार्केट की एनालिसिस करी, उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज किया और सब कुछ के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया। इसीलिए वो एडवर्टाइजमेंट में बोलता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी म्यूचुअल फंड में भी रिस्क तो है लेकिन कंपैरेटिवली कम रिस्क है। दैट इज व्हाई पीपल से कि अब शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बजाय म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाओ तो पैसा सेफ रहेगा। ये पहली बात हुई। तो हमने आपको बताया एक बेसिक स्ट्रक्चर कि बहुत सारे होते हैं इन्वेस्टर्स। हमें एक दूसरा चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, इन सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा मिलाया और कहां दे दिया? एक फंड में। ये कौन सा फंड है? म्यूचुअल फंड, ठीक है। और अभी कुछ ना बनाना। और म्यूचुअल फंड ये पैसा कहां लगा देगा? शेयर मार्केट में। यानी कि लोग पैसा डायरेक्टली लगा रहे हैं कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। अब शेयर मार्केट से रिटर्न जनरेट होगा और म्यूचुअल फंड ये रिटर्न बांट देगा इन्वेस्टर्स को।
जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, म्यूचुअल फंड ये सारा काम चैरिटी में फ्री में कर रहा होगा या अपनी फीस ले रहा होगा? फीस ले रहा होगा, ठीक है, फाइन। तो म्यूचुअल फंड अपनी फीस चार्ज करता है और उसके बदले में आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगली बात हमने आपको बताई कि इस म्यूचुअल फंड को जिसने बनाया है वो कौन होता है? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मींस जिसने ये म्यूचुअल फंड बनाया है। अगर हम आपसे कहें रिलायंस म्यूचुअल फंड, तो रिलायंस म्यूचुअल फंड का मतलब इसका स्पॉन्सर कौन हो गया? रिलायंस कंपनी। टाटा कंपनी, बहुत सारे बिजनेस है टाटा कंपनी के, टाटा कंपनी ने कहा हम अपना म्यूचुअल फंड भी बनाना चाहते हैं, तो टाटा कंपनी ने अपना म्यूचुअल फंड बनाया जिसका नाम रख दिया टाटा म्यूचुअल फंड। तो जिसने भी ये म्यूचुअल फंड बनाया है उसको कहा जाता है स्पॉन्सर। ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक ट्रस्ट के फॉर्म में होता है। ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि पैसा किसी और का है और बेनिफिट किसी और को मिलेगा। बताओ, मतलब किसी और को क्या मिलेगा? किसी और के थ्रू लगाया जा रहा है। पैसा किसका है यहाँ? इन्वेस्टर्स का। दिया किसको जा रहा है? म्यूचुअल फंड को। तो एक तरह से देखा जाए म्यूचुअल फंड ट्रस्टी है कि ऑथर है? ट्रस्टी। म्यूचुअल फंड ट्रस्टी है। इन्वेस्टर्स ने भरोसे के साथ ये पैसा किसको दे दिया? म्यूचुअल फंड को। और इसका ऑथर कौन हो गया? स्पॉन्सर। और बेनिफिशियरी कौन हो गया? इन्वेस्टर्स। तो म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, ठीक है, जिसका एक ट्रस्टी है। और ट्रस्टी का काम ये देखना है कि भाई बेनिफिशियरीज का जो पैसा है, इन्वेस्टर का पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स ने पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया और म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लेके भाग गई, ये भी तो हो सकता है। तो वो कह रहे हैं ऐसा ना हो, इसलिए म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट के फॉर्म में बनाया गया है और इसका कौन होगा? ट्रस्टी। अब इसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। एक होता है एएमसी, जिसको हम लोग कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक होता है कस्टोडियन। कस्टोडियन नाम से ही समझ में आ रहा है इनकी कस्टडी में कुछ ना कुछ होगा। और एक होता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट नाम होता है इनका। पहले समझते हैं एएमसी क्या करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इन्वेस्टर्स ने पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, म्यूचुअल फंड ये पैसा कहां लगाएगी? शेयर मार्केट में। लेकिन ये पैसा कहां लगना है? कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है? इक्विटी में लगाना है, डिबेंचर में लगाना है, मार्केट कंडीशंस क्या है, ये सारी डिसीजंस लेती है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हाउ टू मैनेज द एसेट्स, इनके पास इस टाइम एसेट क्या है? लोगों का पैसा। तो वो पैसा मार्केट में कब लगाना है, कहां लगाना है, कितना लगाना है, ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा होगा? एएमसी। इन्वेस्टर्स ने जो अपने पैसे, जो आप लोगों ने 100 रुपए हमको दिए थे, वो पैसा किसकी कस्टडी में होगा? कस्टोडियन। ये हैं तीनों म्यूचुअल फंड के ही पार्ट। बस जैसे है ना कि म्यूचुअल फंड ने अपने अलग अलग काम अलग अलग लोगों में बांट दिए। कस्टोडियन क्या कर रहा है? कस्टोडियन के पास उस पूरे फंड का पैसा इकट्ठा हुआ है। यानी अब लाइन सुनिएगा ध्यान से, एएमसी मार्केट में पैसा लगाने के लिए कस्टोडियन से फंड्स लेती होगी और फिर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती होगी, ठीक है। एंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, इन्वेस्टर को इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना था, वो किसको कांटेक्ट करे? क्या वो सीधे म्यूचुअल फंड, क्या वो सीधे एमसी चला जाए, क्या वो कस्टोडियन चला जाए? नो, ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट एक्चुअली यू कैन से अ टाइप ऑफ ब्रोकर होते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में होते हैं। अब इन्वेस्टर अगर पैसा लगाना चाहे तो हर म्यूचुअल फंड का ना एक रजिस्ट्रार होता है। तो अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कहती है, पहले ध्यान से सुनिए फिर लिखिएगा। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कहती है कि अगर आपको हमारी कंपनी के में इन्वेस्ट करना है तो हमारे रजिस्ट्रार से संपर्क करिए। अगर आपको हमारे यहाँ पैसा लगाना है तो हमारे रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करिए। रजिस्ट्रार क्या करेगा? फॉर्म देगा, इन्वेस्टमेंट लेगा और वो इन्वेस्टमेंट लेके किसको दे देगा? कस्टोडियन को। कस्टोडियन पैसा किसको देगा? एएमसी को। और एएमसी पैसा कहां लगा देगा? शेयर मार्केट में। एंड ट्रस्टी का क्या रोल हुआ? ट्रस्टी जो था वो ये देखेगा कि एएमसी, कस्टोडियन और रजिस्ट्रार अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल पिक्चर ये हो गई कि ट्रस्टी का काम ये देखना है दैट ऑल द फंक्शनरीज ऑफ द म्यूचुअल फंड आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है म्यूचुअल फंड का। क्लियर हो गया आप सबको? पक्का? ठीक है। तो बताइए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना रिस्की है कि सेफ है? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने में कभी लॉस नहीं होगा? ये तो खुद
म्यूचुअल फंड भी कहता है अपने एड में, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब पहली बार आपको ये लाइन समझ में आई, पहले बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, उसमें भी पता है आपको क्या था, सेबी ने ये कह रखा था पहले के टाइम पे, लोगों को ये लगता था शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, बस 1 मिनट और सुन लो, हम टाइम देंगे, फिर आपको लगेगा फिर आप खाली बैठे रहोगे जब हम टाइम देंगे, तो 1 मिनट सुन लो। पहले क्या होता था, लोगों को लगता था म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो सेफ है, शेयर मार्केट में लगाएंगे तो रिस्की है, क्योंकि एक्चुअली लोगों को यही नहीं पता होता था कि उन्होंने पैसा म्यूचुअल फंड को तो दे दिया, लेकिन म्यूचुअल फंड कहाँ लगा रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन्वेस्टर ने कहा हमने तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, म्यूचुअल फंड में थोड़ी ना लगाया है, म्यूचुअल फंड को तो तुमने पैसा इकट्ठा करने के लिए दिया है, पैसा तुमने लगाया कहाँ है, शेयर मार्केट में। तो लोगों को पता ही नहीं होता था, तो लोगों को लगता था कि म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, सेफ है, ठीक है। तो सेबी ने कहा कि भैया लोगों को भ्रम में ना रखो, जब जब तुम म्यूचुअल फंड का एड दिखाओगे तब तुमको लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना भी रिस्की है, तो आपको अपने हर एडवर्टाइजमेंट में ये बताना पड़ेगा दैट म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहा ठीक है बता देंगे, उसमें क्या है, खूब तेज तेज बोल जाते थे, याद है पहले बहुत तेज बोलता था म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हम तो फिर भी धीमे बोल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत तेज बोल जाता था तो लोगों को समझ नहीं आता था। तो सेबी ने कहा कि तुम बोल तो रहे हो लेकिन तुम्हारा बोला हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अब एक काम करो, इसकी स्पीड रिड्यूस करो और लिख के भी दो। अब अगर आप ऐड देखें तो उसमें लिख के भी आता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके आगे की लाइन होती है प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, ये अभी हम बताएंगे आपको क्या है, अभी ऑफर डॉक्यूमेंट पे जब आएंगे तो समझाएंगे उस लाइन का मतलब क्या है। तो अब और अभी आप पढ़ोगे इसी में म्यूचुअल फंड सेबी की रेगुलेशन में उन्होंने स्पीड बताई है कि ये जो आप वार्निंग देते हो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, सेबी इतना कंट्रोलिंग करके रखा हुआ है कि सेबी ने प्रॉपर लिखा है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कि लोगों को ये ना लगे कि अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो 100% सेफ है, नो, म्यूचुअल फंड का पैसा भी अल्टीमेटली कहाँ लगाया जा रहा है, शेयर मार्केट में, बस रिस्क का लेवल कम है क्योंकि ज्यादा लोग हो गए शेयर करने के लिए और आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू लगवा रहे हो तो द चांसेस ऑफ रिस्क इज लेस। आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, क्योंकि अगर आपको बेसिक म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा ना तो चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन कि किसका रोल क्या है, वो क्या करता है, वो ये करता है तो ये क्या करता है, ऐसा कोई कंफ्यूजन? चलो अब बना लो, कौन से चार्ट से बनाओगे, इससे बना लेंगे चले, हो गया? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, ठीक है। इंट्रोडक्शन, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1999 डिफाइन म्यूचुअल फंड। अब देखिए अगर आपको वो चार्ट समझ में आ गया तो आपको ये डेफिनेशन पूरी समझ में आती जाएगी। कह रहे हैं म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन क्या है, म्यूचुअल फंड एज अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। बताइए ये लाइन समझ में आ गई? कह रहे हैं जो म्यूचुअल फंड है वो किस फॉर्म में बनाया गया है, ट्रस्ट के फॉर्म में, किस पर्पस के लिए, टू रेज मनी थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक, थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक को एक बार और समझ लीजिए। एक और चीज, जैसे अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिल के पैसा कहाँ लगा दिया, म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड के पास मान लो 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तो म्यूचुअल फंड ने वो पैसा कहाँ लगा दिया, शेयर मार्केट में, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, इन्होंने मान लीजिए 100 रुपए दिए, इन्होंने मान लीजिए 200 रुपए दिए, इन्होंने 300 रुपए दिए, इन्होंने 50 रुपए दिए, सबने अलग अलग पैसे दिए होंगे ना, और जितने जितने जिसने पैसे दिए हैं उस हिसाब से उसको रिटर्न मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी करती क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनी कहती है
आप मेरे यहाँ जितना रुपए लगाओगे हम आपको उसके बदले में यूनिट्स दे देंगे। जैसे आप कंपनी में जब पैसा लगाते हो तो कंपनी आपको शेयर देती है, बिल्कुल वैसे ही शेयर तो हम आपको नहीं देंगे क्योंकि पैसा तो हम खुद अब लगाएंगे शेयर मार्केट में। ओके, हम आपको दे देंगे अपनी यूनिट्स। तो अगर मान लीजिए हम आपसे ये कहें, म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहा मेरी एक यूनिट 10 रुपए की है, 10 रुपए की एक यूनिट है, तो हमको ये बताओ ये जो मिस्टर ए हैं जिन्होंने 100 रुपए लगाए हैं इनको कितनी यूनिट्स मिली होंगी? 10। इनको कितनी यूनिट्स मिली होंगी? 20। इनको कितनी यूनिट्स मिली होंगी? 30। इनको कितनी यूनिट्स मिली होंगी? 5। ठीक है, फाइन। तो अब इन्होंने, किसी ने कहा हमने म्यूचुअल फंड की 10 यूनिट्स खरीदी है, 10 यूनिट खरीदने का मतलब हमने 100 रुपए लगाए हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, फाइन। इससे फायदा क्या होता है? यूनिट्स इन्होंने दे दी, पैसा इन्होंने ले लिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट से जो रिटर्न आया वो इन्होंने यूनिट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। यूनिट्स के हिसाब से समझ गए? मान लीजिए इन्होंने कहा कि जो रिटर्न आया है दैट इज ₹2 पर यूनिट, 2 पर यूनिट का रिटर्न आया है। ठीक है, अब हमको बताओ अगर 2 पर यूनिट का रिटर्न आया तो मिस्टर ए को कितना रिटर्न मिलेगा? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया हमने आपसे, कहा इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और मार्केट से 2 रुपए पर यूनिट का रिटर्न आया। ठीक है, अब बताओ मिस्टर ए जिनके पास 10 यूनिट्स थे उनको कितने रुपए का रिटर्न मिल गया? 20 रुपए का। ठीक है, इस हिसाब से रेट, जिसने 5 लगाए थे उसको 5 × 2 के हिसाब से रिटर्न मिला, जिसके पास 30 यूनिट्स थी उसको इस पे रिटर्न मिला। ये शेयर नहीं है, अगर आप ध्यान दें, ऐसा नहीं है ये शेयर होल्डर्स हो गए म्यूचुअल फंड कंपनी के, नो, ये क्या कहलाए जाते हैं? यूनिट होल्डर्स। ओके, तो जैसे हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और हमें उसका शेयर मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने हमको क्या दे दी है? यूनिट्स। और अब क्या होगा? मान लीजिए मिस्टर ए के पास 10 यूनिट्स हैं, बहुत ध्यान से समझना, मिस्टर ए के पास 10 यूनिट्स हैं, 2 रुपए का इनको रिटर्न मिल गया। आज मिस्टर ए कहना चाहते हैं कि हम अपनी ये यूनिट रिडीम करना चाहते हैं। यूनिट रिडीम करने का मतलब बताओ क्या हुआ? ये यूनिट दे देंगे कंपनी को वापस और म्यूचुअल फंड कंपनी इनको क्या दे देगी? फंड्स। तो अगर मिस्टर ए के पास 10 यूनिट्स हैं और मिस्टर ए कहते हैं हम रिडीम करना चाहते हैं, तो उस दिन पर यूनिट जो वैल्यू चल रही होगी उस हिसाब से इनका रिडेम्पशन हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सिस्टम है जैसे शेयर का होता है। आज हमने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, ठीक है, इस पे हमको डिविडेंड मिलता रहता है। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए आज हम रिलायंस का शेयर बेचना चाहते हैं तो जितने का मार्केट पे ये शेयर होगा उतना पैसा हमको मिल जाएगा और शेयर हम वापस कंपनी को दे देंगे या किसी थर्ड पर्सन को दे देंगे। बिल्कुल वैसे ही जब मिस्टर ए ने यूनिट्स खरीदे तो इनको 10 रुपए की एक यूनिट पड़ी, इन्होंने 10 यूनिट्स खरीदे, यानी इनके पास कितने रुपए आ गए? 100 रुपए, मतलब 100 रुपए इन्होंने दिए तो इनके पास 10 यूनिट्स आ गई। आज मिस्टर ए कह रहे हैं कि हम ये 10 यूनिट्स रिडीम करना चाहते हैं, तो ये देखा जाएगा कि आज इन यूनिट्स का मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है। जितना प्राइस चल रहा होगा पर यूनिट के हिसाब से उतना रुपया मिस्टर ए को दे दिया जाएगा और वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स उनसे रिडीम कर ली जाएगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जैसे हम लोग कंपनी में लगाते हैं तो शेयर मिलता है, म्यूचुअल फंड में क्या मिल रहा है? यूनिट्स। ठीक है, फाइन, ओके। तो देखिए अब ये लाइन समझिए, म्यूचुअल फंड इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट टू रेज मनी थ्रू सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक। अब बताओ ये लाइन समझ में आई? म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा रेज कर रही है क्या बेच के? यूनिट्स बेच के, to the public or a section of public under one or more schemes for investing in securities including money market instrument, gold related instrument, real estate etc. अब ये जो म्यूचुअल फंड के पास पैसा होता है ये अलग अलग स्कीम्स के हिसाब से लगाती है, कभी गोल्ड में लगा देती है, कभी रियल एस्टेट में लगाती है, कभी शेयर में लगाती है, कभी डिवेंचर में लगाती है, डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टर क्या चाहता है। अब एक तरीका, मान लीजिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक तरीका ये हुआ कि आप मार्केट से गोल्ड खरीद लिए, लेकिन उसके लिए आपके पास ज्यादा पैसे होने चाहिए। दूसरा तरीका क्या हुआ? आपको इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करनी थी लेकिन आपके पास पैसा कम है। अब बताइए आपके पास ऑप्शन क्या है? म्यूचुअल फंड। आपने पैसा दे दिया म्यूचुअल फंड को और आपने म्यूचुअल फंड से कहा कि हमारा पैसा गोल्ड में लगाइएगा, तो उन्होंने वो पैसा गोल्ड में लगा दिया। आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे
जो गोल्ड में लगाना चाहते होंगे, सबका पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके गोल्ड में लगा दिया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कहा भाई हमारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दो। व्हाट डू वी मीन बाय रियल एस्टेट? प्रॉपर्टीज वगैरह में। तो उनका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहां लगा दिया? रियल एस्टेट में। तो अलग अलग स्कीम्स के हिसाब से ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। सिस्टम समझ के म्यूचुअल फंड का? ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ओके, म्यूचुअल फंड्स आर अ व्हीकल, पढ़िएगा, दैट कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू बाय सिक्योरिटीज। टेक्निकली इस पूरे प्रोसीजर में बताओ, शेयर मार्केट में शेयर्स कौन खरीद रहा है? म्यूचुअल फंड कंपनी की इन्वेस्टर्स? बताइए, हु इज एक्चुअली बाइंग द शेयर्स? म्यूचुअल फंड कंपनी। शेयर होल्डर्स यानी इन्वेस्टर्स ने शेयर खरीदे ही नहीं है। उन्होंने तो क्या खरीदा है? म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। और म्यूचुअल फंड एक्चुअल में मार्केट से शेयर खरीदेगा। ओके, म्यूचुअल फंड्स आर अ व्हीकल that collect money from investors to buy the security. These investors have a common objective, and this pool of money is advised by the fund manager who decides how to invest the money. With good fund management, mutual fund generates returns to the investor. फंड मैनेजर अगर हम आपसे पूछें तो अपना पूरा चार्ट देख के बताइए, फंड मैनेजर कौन हुआ जो डिसाइड कर रहा है कहां इन्वेस्ट करना है? AMC क्या था? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द रिस्क, क्योंकि एक जगह पैसा नहीं लगाया, क्योंकि एक इंसान ने पैसा नहीं लगाया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर लगाया, बहुत सारी अलग अलग जगह लगाया, इसलिए रिस्क कम हो जाती है, डाइवर्सिफाई हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द रिस्क बिकॉज ऑल द स्टॉक मे नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए यहां पर इन्होंने ये जो चार्ट बनाया है, कह रहे हैं इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा पूल अप करेंगे, पूल करके किसको दे देंगे? फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर कहां लगा देगा? सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज से क्या जनरेट होगा? रिटर्न। और रिटर्न किसको दे दिया जाएगा? इन्वेस्टर को। फिर से इन्वेस्टर्स, वो पैसा फंड मैनेजर, ये पूरी सर्कल चलता रहेगा। एनी कंफ्यूजन? व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? As the two words mutual connotes getting together and fund connotes money. Hence, by definition, a mutual fund is a vehicle for investing money for investors with a common objective. एक जैसे लोग एक जगह पैसा लगाना चाहते हैं तो वो कौन से सिस्टम के थ्रू लगाएंगे? म्यूचुअल फंड। ओके, आई थिंक आप पढ़ लेंगे ना ये पैराग्राफ सेम? हाँ बेटा, हाँ हाँ, ओके, एक डाउट आया है कि यूनिट्स में जो रिटर्न मिलता है क्या वो यूनिट्स फिर मनी में कन्वर्ट होती हैं? जैसे शेयर है, ठीक है, आपको वो जो रिटर्न मिला, दो चीजें होती हैं, एक तो हमने कितने रुपए की यूनिट खरीदी और एक उसका रिटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक यूनिट खरीदी 10 रुपए की, मेरी यूनिट है 10 रुपीज की, ठीक है। अब इस पे हमको रिटर्न मिला, जिसको आप लोग शेयर की भाषा में डिविडेंड कहते हो। रिटर्न मिला 2 रुपए का, तो ये 2 रुपए तो कैश के फॉर्म में मिल गया, कैश इन द सेंस बैंक अकाउंट में चला गया। आपकी ये यूनिट है 10 रुपए की, ठीक है। आज आप ये यूनिट बेचना चाहते हो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, यही प्रैक्टिकल भी आता है। आज आप ये यूनिट बेचना चाहते हो, तो आपने मार्केट में देखा कि आज एक यूनिट की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, तो आपको पता चला कि आज की जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो 12 रुपए चल रही है, ठीक है। इसका मतलब आपने कहा कि हमने 10 रुपए की यूनिट खरीदी थी, 12 रुपए की हम बेच रहे हैं, तो मेरा एक तो फायदा कितने रुपए का हो गया? 2 रुपए का, प्लस एक और फायदा मिला था हमको, ये 2 रुपए का रिटर्न। तो अगर हम आपसे ये पूछे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने में आपने कुल कितने रुपए कमाए? 4 रुपए, ठीक है। तो रिटर्न जो मिल रहा है वो तो कैश में मिलता रहेगा, प्लस जब आप अपनी वो यूनिट बेचोगे तो बेचने में जो पैसा मिलेगा वो भी कैश में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो शेयर होता है, शेयर का भी तो यही सिस्टम होता है, आपने 10 रुपए में खरीदा, 2 रुपए का डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ गया। आज आप वो शेयर बेचना चाहते हो, शेयर बिक रहा है 12 रुपए का, तो एक तो हुआ कैपिटल बेनिफिट, कितना हुआ? कैपिटल बेनिफिट 2 रुपए का हुआ। क्यों? क्योंकि आपने यूनिट खरीदा था 10 रुपए का और आज वो कितने रुपए का हो गया? 12 रुपए का, तो 2 रुपए तो ये मिल गए और थ्रू आउट द टेन्योर 2 रुपए का डिविडेंड भी मिला था, तो 4 रुपए इज द एक्चुअल रिटर्न जेनरेटेड ऑन म्यूचुअल फंड, ठीक है। इस फॉर्म में रिसीव होता है।
हाँ बेटा, डाउट किसका, कहां पर बेटा? इसी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में है। अच्छा, कनोट्स, कनोट्स मतलब हो गया जैसे डिनोट बोलते हैं हम लोग, डिनोट वर्ड सुना है, रिप्रेजेंट करना, दैट इज कनोट्स। देखो, म्यूचुअल कनोट्स गेटिंग टुगेदर, म्यूचुअल मीन्स लिख लो तुम, इजी वर्ड, ठीक है, एंड फंड मीन्स मनी, कनोट्स मीन्स डिनोटिंग, मीनिंग, ओके। चलो अब देखिए, कह रहे हैं कौन इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में कहां कहां पैसा लगाते हैं, या म्यूचुअल फंड कहां लगा सकते हैं, इक्विटी में लगा सकते हैं, डिबेंचर्स में लगा सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमने आपको पहले भी बताया है, कैपिटल मार्केट के अंदर जितने भी नए शब्द आए सबका मीनिंग समझते जाइएगा, क्योंकि इनका यूज कहीं ना कहीं आएगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स लिख लीजिए, हैविंग मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, ओके। दो तरीके के होते हैं एक्चुअली, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो लॉजिकली बताओ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हुए, जो लॉन्ग टर्म में होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया, बताओ इक्विटी शेयर शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, 1 साल के अंदर रिडीम हो जाता है, नो। तो इक्विटी इज लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डिवेंचर्स भी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन मान लीजिए हमने गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिया, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड की मैच्योरिटी थी 4 मंथ्स की, मतलब आज आपने पैसा लगाया है, 4 महीने बाद वो बॉन्ड रिडीम हो जाएगा, इसका मतलब आपने कहां पैसा लगाया है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, ओके। तो जनरली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है। तो ये दोनों एक तरह से देखा जाए हो गई कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, और ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट कैटेगरी दे दी। तो बेसिकली कह रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगाते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगाते हैं। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, अब कह रहे हैं कौन कौन स्टेक होल्डर्स है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कौन कौन रिलेटेड है। कह रहे हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसको एम्फी कहते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, टोटल 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इन सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई। जैसे आपने सुना होगा ना, ज्वेलर्स की जो मार्केट होती है उनकी अपनी एसोसिएशन होती है, कपड़ा व्यापारियों की अपनी एसोसिएशन होती है, ठीक है, हर अलग अलग बिजनेस वाले अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है, और उनकी एसोसिएशन का नाम है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ये रूल्स बनाते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, दैट इज एमपी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ओके। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जाम्पल होता है एमपी, एसआरओ लिखा है ना, उसके आगे लिख लो एग्जाम्पल में एमपी, एसआरओ का ही, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल होता है एमपी। एक्चुअली सेल्फ रेगुलेटरी मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने लिए रूल्स खुद बनाती है, ठीक है। सो एम्फी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, और एम्फी रूल्स बनाती है किसके लिए बताइए, म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए। इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगेंगे एंड इन्वेस्टर्स के एसोसिएशन, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के। स्टेक होल्डर्स का मतलब एनी हाउ दे आर रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। एनी डाउट टिल हियर? ओके, अब देखो उसी को ही चार्ट के फॉर्म में बना दिया, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। पॉइंट्स चेक करिए, वही सारे पॉइंट्स हैं, बस उसको चार्ट के फॉर्म में बना दिया है, ओके फाइन। नाउ आई एम कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, और जरा इनके नाम पढ़ के देखो क्या ये सुने सुने लग रहे हैं अपने को। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड में कह रहे हैं स्पॉन्सर, ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, एएमसी, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार। हैव वी एवर हर्ड दीज नेम्स? इन सब का काम जानते हैं हम लोग? बताओ स्पॉन्सर कौन होता है? जिसने म्यूचुअल फंड बनाया है। ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, जो म्यूचुअल फंड है पूरा वो ट्रस्ट है, और ट्रस्टी का क्या काम होगा, ये देखना कि सारे म्यूचुअल फंड के पार्ट सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, एएमसी क्या करता है, पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। कस्टोडियन क्या करता है,
पैसा रखा किसके पास जाता है? कस्टोडियन। और पब्लिक से डीलिंग कौन करता है? रजिस्ट्रार। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार फटाफट सारे पॉइंट्स, रीड करिए। सब सेम है? एनी डाउट? नो? चले आगे। देखो वही चार्ट इन्होंने बना दिया, हम लोग ने बेटर बनाया था, है ना? ओके, आई थिंक इट्स डन। अब ये देखो एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, रियल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे आईडीबीआई म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ये रियल में है। आईडीबीआई म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर बताओ कौन हुआ? आईडीबीआई बैंक, ये तो पता है ना आईडीबीआई एक बैंक है। तो आईडीबीआई बैंक ने कहा कि हम अपना एक म्यूचुअल फंड बनाना चाहते हैं और उस म्यूचुअल फंड का नाम क्या रखा? आईडीबीआई म्यूचुअल फंड। तो स्पॉन्सर हो गया आईडीबीआई बैंक। ट्रस्टी कौन हुआ इनका? आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी, यानी ये कंपनी बना दी जो ट्रस्ट के फॉर्म में है। इनका एएमसी कौन हुआ? आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इनका रजिस्ट्रार हुआ कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड। हैव यू एवर हर्ड कार्वी? कार्वी एक्चुअली एक ब्रोकर है, ठीक है। तो इनका रजिस्ट्रार इन्होंने कार्वी को बनाया। इसका मतलब हमको एक बात बताइए, अगर हम आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो हमें इसके फॉर्म्स वगैरह कहाँ मिलेंगे? कार्वी के ऑफिस में। दैट इज द वर्क ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। तो जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है ना, वो अपने एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर लेती है कि तुम मेरी सारी डीलिंग करोगे, ओके। एंड कस्टोडियन है इनका स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन एंड बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया। यहां पर ये दोनों कस्टोडियंस के नाम है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन शायद आपने सुना हो, स्टॉक होल्डिंग का नाम ही समझो, इनका काम क्या होता है? होल्डिंग, ठीक है। यानी ये कस्टोडियन का काम कर रहे हैं और जो भी इन्वेस्टर्स ने फंड्स लगाए हैं उसको ये अपने पास होल्ड कर रहे हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड का नाम अगर आप सुने, उसके पीछे ये सब होते हैं। इट्स नॉट दैट इट्स ओनली वन एंटिटी म्यूचुअल फंड। अगर हम आपसे कहते हैं रिलायंस म्यूचुअल फंड, तो रिलायंस म्यूचुअल फंड का एक स्पॉन्सर होगा, उसकी एक एएमसी होगी, एक कस्टोडियन होगा, एक रजिस्ट्रार होगा, एक ट्रस्टी कंपनी होगी, ठीक है। सो दिस इज द फुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। अब अगर ये सारे नाम आप कहीं देखेंगे तो आपको समझ आएगा थोड़ा बहुत। म्यूचुअल फंड का कोई ऐड देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा क्या पढ़ रहे हैं। कहीं अगर आपने देखा कि म्यूचुअल फंड अपने स्पॉन्सर के थ्रू एक्ट कर रहा है तो आप समझ जाओगे कि म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर का मतलब क्या हुआ। ये चीजें समझिएगा भी और अपने आसपास वालों को सिखाइएगा भी। तो जैसे ही म्यूचुअल फंड का कोई ऐड आए तो आप घर पे शुरू हो जाइएगा, ठीक है। इससे ये पता चले लोगों को, आप घर वालों को भी तो पता चले कि आप पढ़ रहे हो और अच्छा पढ़ रहे हो, नॉलेज वाली चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पेशली घर वाले तो ठीक है, दोस्तों के सामने जरूर ऐसा करिएगा। तो कोई भी ऐसी चीज आए या ऐसा कहीं नाम आए, ना आए तो खुद नाम ले लेना, ठीक है। अपनी नॉलेज दिखाइए कि देखिए आपके पास इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज है। सिक्योरिटीज मार्केट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, तो यू शुड बी शोइंग योर नॉलेज कि हाँ कार्वी के बारे में तो हमने बहुत सुना है। कार्वी वो रजिस्ट्रार होता है ना म्यूचुअल फंड्स का, जैसे आईडीबीआई का है। अब आपने बोल दिया, दूसरे को थोड़ा ना पता कि आपको सिर्फ इसी का रजिस्ट्रार पता था क्योंकि बुक में दिया है, ठीक है। तो जब अपने बारे में दिखाना हो तो जरूर दिखाया करिए। चलो अब बात करेंगे रेगुलेटर कौन है इनका। सिक्योरिटीज मार्केट में वैसे भी हर चीज का एक रेगुलेटर तो कौन होता है? सेबी। तो सेबी इनका रेगुलेटर है और रेगुलेटर का मतलब इन्होंने रेगुलेशंस बनाई हैं। वही चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, सेबी की म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस। और इनकी इंडस्ट्री बॉडी कौन है? इनका एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो सारे म्यूचुअल फंड्स ने जो अपनी एसोसिएशन बनाई है वो इनकी इंडस्ट्री बॉडी है और ओवरऑल रेगुलेटर इनका कौन है? सेबी। क्लियर? ठीक है, फाइन। अब देखो लिखा है ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इसको रीड लिख लीजिए। ये वो बता रहे हैं इंट्रोडक्शन कि कब पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, फिर उसके बाद कौन सी कंपनी, यूटीआई थी पहला, देखो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इट वाज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड जो लॉन्च किया गया था। फिर एसबीआई ने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। अच्छा बताओ एसबीआई म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर कौन हुआ? एसबीआई, ठीक है।
तो इस तरह से ये इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो ये अपने आप रीड कर लेना। और अब आ जाइए टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग वाला भी इंपॉर्टेंट ही था वैसे। ओके, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। बहुत ध्यान से समझिए, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनकी यूनिट्स कभी भी खरीदी जा सकती हैं और कभी भी बेची जा सकती हैं, ठीक है। जब आपको वो यूनिट्स खरीदने का मन हो तब आप खरीद सकते हैं, और जब आपको उनका रिडीम बेचने का मन हो तब आप उनको रिडीम कर सकते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनकी यूनिट्स कभी भी खरीदी बेची जा सकती हैं और इनकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती, गेस करिए ये ओपन एंडेड होंगे कि क्लोज्ड? ओपन एंडेड, नाम से समझ में आ रहा है। ओपन एंडेड का मतलब हम कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, इनका कोई फिक्स्ड रिडेम्पशन पीरियड नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपके जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं उनका एक फिक्स्ड टेन्योर है, 2 साल का है, 5 महीने का है, 6 महीने का है, इस 6 महीने तक आप ये यूनिट्स बेच तो सकते हैं लेकिन रिडीम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर, हमको ये बताइए इक्विटी शेयर बेचे जा सकते हैं कि रिडीम किए जा सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड रिडेम्पशन? सेलिंग मतलब किसी दूसरे पर्सन को देना, रिडेम्पशन मतलब कंपनी को वापस करना। सेलिंग आप तभी कर सकते हो जब आपको बायर मिलेगा, रिडेम्पशन मतलब कंपनी को वापस कर रहे हैं। अब बताओ इक्विटी शेयर रिडीम होते हैं कि सेल हो सकते हैं? सेल हो सकते हैं। सिमिलरली हमने आपसे कहा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसकी यूनिट्स सेल हो सकती है, रिडीम नहीं हो सकती। हमने आपको 6 महीने के टेन्योर के लिए दिया है, ये रिडीम 6 महीने बाद ही होगा। उसके बीच में अगर आप चाहो तो जिसको बेचना चाहो बेच सकते हो, बट दे विल नॉट बी रिडीम। जबकि ओपन एंडेड की जो यूनिट्स होती हैं वो कभी भी रिडीम हो सकती है। आज हमने आपको यूनिट दी, 10 दिन बाद आपने कहा नहीं हमको नहीं रखनी है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओपन एंडेड है, हमने आपको यूनिट्स दी, ठीक है, 10 दिन बाद आपने कहा कि हमको नहीं रखना है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये आप मार्केट में बेच दीजिए, दूसरा ऑप्शन क्या है? रिडीम कर दीजिए। ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये कौन सी यूनिट्स थी? ओपन एंडेड। अब मान लीजिए हमने आपको क्लोज एंडेड यूनिट्स दी, 10 दिन बाद आपको लगा कि हम नहीं रखना चाहते हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या? बेच तो सकते हैं लेकिन हम इसे कंपनी को वापस नहीं कर सकते। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्या हम लोग ये कह सकते हैं क्लोज एंडेड वाले आर जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स? सोच के देखो, इक्विटी शेयर क्या हम कभी भी रिडीम कर सकते हैं कंपनी को? नो। इक्विटी शेयर्स जैसे होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में होते हैं? क्लोज एंडेड। आज कंपनी ने इश्यू कर दिया, रिडेम्पशन तक, कंपनी की वाइंडिंग अप तक वो इक्विटी शेयर्स अलाइव रहते हैं, आप कंपनी को वापस नहीं कर सकते। हाँ, आप मार्केट में बेचना चाहे बेच सकते हैं। तो जिनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, जिनको सिर्फ बेचा जा सकता है, रिडीम सिर्फ रिडेम्पशन पीरियड में ही किया जा सकता है, वो कौन से होते हैं? क्लोज्ड। लेकिन जो कभी भी रिडीम किए जा सकते हैं, कभी भी खरीदे जा सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन एंडेड। तो देखिए डिफरेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ओपन एंडेड में लिखा है, देखिए, कैन बी परचेज्ड ऑन एनी ट्रांजैक्शन डे, कभी भी खरीदे जा सकते हैं, एंड कैन बी रिडीम्ड ऑन एनी ट्रांजैक्शन डे। कैन बी रिडीम्ड कि कैन बी सोल्ड? कैन बी रिडीम्ड। सोल्ड तो किए ही जा सकते हैं, प्लस रिडीम भी हो सकते हैं। ये जो ब्रैकेट पे लिखा है ना, एक्सेप्ट व्हेन यूनिट्स आर लॉक्ड इन केस ऑफ ईएलएसएस, ये अभी हम बाद में बताएंगे जब हम आपको ईएलएसएस समझाएंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, अभी वाला तो समझिए। ईएलएसएस एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, होते ओपन एंडेड कैटेगरी के हैं, लेकिन उनका लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड समझ गए कि अगर आपने ईएलएसएस में पैसा लगाया है तो इतने समय तक आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, तभी लिखा है एक्सेप्ट, ठीक है। अगर फिलहाल अभी ना आया हो इसको छोड़ दो, इतने पोर्शन को छोड़ दो, ये समझिए दे कैन बी रिडीम्ड ऑन एनी ट्रांजैक्शन डे। हमको ये बताइए लिक्विडिटी किसमें ज्यादा होगी, ओपन में कि क्लोज में? क्योंकि लिखा हुआ है, एज सिंपल एज दैट, है ना। क्यों? क्योंकि ओपन एंडेड वाली आप जब चाहें तब बेच सकते हैं। मार्केट में बिक रहा है, मार्केट में बेच दो, नहीं बिक रहा है कंपनी को वापस कर दो। लेकिन कम लिक्विडिटी किसकी होगी? क्लोज एंडेड की। आप जब चाहे तब नहीं रिडीम कर सकते हैं, वो रिडीम होगा ओनली एट द मैच्योरिटी डेट।
तो देखो क्लोज एंडेड होते हैं, दे कैन बी परचेज्ड ओनली ड्यूरिंग एनएफओ। एनएफओ के आगे लिखिए जस्ट लाइक आईपीओ इन शेयर्स, just like IPO in shares. What do we mean by IPO? क्या होता क्या है ये? जब कोई कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च कर रही है, ठीक है, कंपनी कह रही है हम अपने 1 लाख शेयर्स पब्लिक को देना चाहते हैं, तो उसने क्या निकाला है? आईपीओ। अब हमको एक बात बताना, एक म्यूचुअल फंड कंपनी कह रही है हम अपनी 1 लाख यूनिट्स इशू कर रहे हैं, दिस इज व्हाट? एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो जैसे आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, वैसे ही जब जब म्यूचुअल फंड कंपनी अपने यूनिट्स का इशू निकालती है उसको एनएफओ कहा जाता है, न्यू फंड ऑफर। आ गई बात समझ में? ये लिख लिया। अब एक चीज सोच के देखिए, जो क्लोज एंडेड वाले हैं, क्या वो जो क्लोज एंडेड वाले हैं वो रिडीम सिर्फ कब होंगे? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये खरीदे कब जा सकते हैं? सिर्फ तब जब कंपनी अपने नए यूनिट्स लॉन्च करे। तो कंपनी से आप कभी भी खरीद सकते हो, या कंपनी से तब खरीदोगे जब उन्होंने अपना इशू निकाला होगा? जब उन्होंने अपना इशू निकाला होगा, कभी भी नहीं खरीद। कभी भी खरीदना है तो मिस्टर ए से खरीद लो, मिस्टर बी से खरीद लो, कंपनी से कभी भी नहीं खरीद सकते। लेकिन ओपन एंडेड वाले में देखो लिखा है कैन बी परचेज्ड ऑन एनी ट्रांजैक्शन डे। कभी भी आप कंपनी के पास चली जाइए, आप कह दीजिए हमको म्यूचुअल फंड यूनिट चाहिए, तो वो आपको कौन से वाले देगा? ओपन एंडेड। लेकिन जब जब कंपनी अपना नया इशू निकालेगी तो वो कौन से वाले होंगे? क्लोज एंडेड। अच्छा, ये क्या लिखा है? कैन बी रिडीम्ड ओनली एट मैच्योरिटी, एंड ये क्या लिखा है? लो ऑन लिक्विडिटी। अब बताओ एनी डाउट? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, चलो यहीं पे ही हम लोग इसको आज स्टॉप करेंगे। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जितना पढ़ाया है उतना डेली बेसिस पे घर पे जरूर पढ़िएगा, और जो भी डाउट्स हो वो जरूर पूछिएगा, ठीक है, डाउट्स कम पूछ रहे हैं आप लोग। ओके फाइन, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यहां तक जरूर रीड कर लेना। ओके चलो, थैंक यू।